गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि देरी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ने पढ़ लिया, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हैं, उसी के एमसीक्यूज़ करेंगे। जो अबाउट 30 एमसीक्यूज़ हमने यहाँ रखे हैं, जो कि आपके पीएम एसएसवी और श्रेष्ठ एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। क्लास 9th और 11th में का जो टेस्ट हो रहा है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं इस कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, आमाशय में HCl का मुख्य कार्य क्या है? तो आमाशय में HCl का मुख्य कार्य क्या होता है? आमाशय में HCl का मुख्य कार्य जो कि स्टमक है, स्टमक की जो दीवार है वो यहाँ से सिक्रेट होता है। तो यहाँ पर HCl का सिक्रेशन होता है जो कि इसके माध्यम को एसिडिक बनाता है। जो हमने खाना खाया है उसके माध्यम को एसिडिक बनाता है। वसा का पाचन करने के लिए, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने के लिए, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करना है, शर्करा को तोड़ना है। तो इसका राइट आंसर है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करने के लिए, जो मीडियम है उसको सक्रिय बनाने के लिए, एक्टिव करने के लिए, जिससे उसका डाइजेशन फर्दर हो सके, आगे हो सके। तो ये है इसका इम्पोर्टेंट काम कि HCl का मुख्य काम क्या है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करना, और जो फूड है फूड का मीडियम एसिडिक बनाना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एंट्रोकाइनेज एंजाइम किसे सक्रिय करता है? एंट्रोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिन तो पेप्सिनोजन करता है। लाइपेज, एमाइलेज भी नहीं है। एमाइलेज जो है स्टार्च से संबंधित है, ये लिपिड से संबंधित है, ये प्रोटीन से संबंधित है। और ये ट्रिप्सिनोजन जो है एंट्रोकाइनेज एंजाइम सक्रिय करता है। एंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करते हैं। सारे एंजाइम किसी न किसी उसको सक्रिय करते हैं, किसी न किसी फूड पार्टिकल्स को, जो उसको सक्रिय जब एक्टिव हो जाता है तो उसको फिर वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये एंजाइम काम करते हैं। कौन सा पाचन एंजाइम केवल नवजात शिशुओं में सक्रिय रहता है? नवजात शिशु मिल्क लेते हैं और मिल्क को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है वो होता है रेनिन। तो सक्रिय होता है, पाचक एंजाइम सक्रिय होता है तो रेनिन, टाइलिन जीभ में पाया जाता है, जिसको एमाइलेज कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन के लिए होता है, ट्रिप्सिन नहीं, ट्रिप्सिनोजन इसको सक्रिय करता है। तो इसका राइट आंसर है रेनिन जो बच्चों में होता है ये मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। पित्तरस का pH लगभग कितना होता है? पित्तरस का pH, पित्तरस जो है बेसिक मीडियम है, बेसिक है पित्तरस, बेसिक है। और बेसिक 1 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है, 7 से लेकर 10 तक ये बेसिक मीडियम आ जाता है। इधर बेसिक है, 7 के बाद जो भी आएगा वो बेसिक है, और 1 से 7 तक क्या है? एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम होता है। तो ये है इसका pH कितना है, पित्तरस का pH कितना होगा? तो ये सब तो होगा नहीं, यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आमाशय की अंदरूनी परत को HCl से कौन सुरक्षित रखता है? आमाशय में हमने बताया कि जब ये जो है सबको ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन के लिए, और मीडियम को ये जो खाना है उसको एसिडिक बनाने के लिए, और इतना ज़्यादा एसिडिक होता है तो जो दीवारें हैं वो कितनी कोमल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो इनको तो प्रभावित करना ही चाहिए, लेकिन नहीं करता है। क्योंकि इसकी दीवारों पर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। म्यूकस होता है ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकस कहीं का भी म्यूकस है वो, ये जो इसका केमिकल वो है ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकस होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो म्यूकस की दीवारें होती हैं यही इससे रक्षा करती हैं। आपकी नाक में भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है। नाक के अंदर अगर कुछ चला जाता है, कुछ ना जाए तभी म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जैसे जो जीवाणु और इन सब चीज़ें हैं इनसे क्या करें, इनको यहाँ पर इनको रोक सके। कान में भी होता है, कान में भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये सब जो म्यूकस होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर है एक तरह से। तो जब धूल या कण कुछ भी चला जाता है तो ये इनको यहीं पर रोक लेता है, और आप देखते हैं कि कुछ गंदी चीज़ों के रूप में इसको बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही नाक में भी होता है म्यूकस, और ये देखिए ये है, ऐसे ही आमाशय में भी होता है। ठीक है,
तो ये जो आमाशय में होता है तो ट्रिप्सिन, म्यूकस, पित्त, माइलिस, इसमें म्यूकस है, ये जो है HCl को HCl से सुरक्षित करता है। नहीं तो HCl ऐसे ही सिक्रेट हो जाए और म्यूकस की लेयर ना हो तो इसकी तो दीवार को ही पूरा गला देगा। किस अंग में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? किस अंग में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? तो आमाशय पोषक तत्वों का संश्लेषण होता है। किस अंग में अधिकांश पोषक तत्वों का संश्लेषण होता है? पोषक तत्व मतलब एंजाइम्स, किस अंग में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? तो अवशोषण कहाँ पर होगा? जहाँ पर ज़्यादा जगह होगी, दूसरी ज़्यादा एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा। तो आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत बहुत ही लंबी होती है, सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। और जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनकी जो गाय, भैंस, ये सब होते हैं, कैटल होते हैं जो कि घास खाते हैं, इनकी छोटी आंत बहुत बड़ी होती है। गाय की लगभग 12 मीटर तक होती है। तो इस तरह से, क्योंकि उनका डाइजेशन जो है वो पहले वो तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद जुगाली करते हैं, तो वहाँ जाके वो डाइजेस्ट होता है। ट्राइग्लिसराइड का पाचन कहाँ शुरू होता है? ट्राइग्लिसराइड का पाचन मुख में नहीं होता है, आमाशय में नहीं होता है। ट्रिप्सिन यहाँ पे सक्रिय हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन छोटी आंत में इसका पाचन शुरू होता है। ट्राइग्लिसराइड का पाचन छोटी आंत से शुरू ही होता है। कौन सा अंग इंसुलिन और डाइजेस्टिव एंजाइम दोनों का स्रावित करता है? मतलब इंसुलिन हार्मोन है और डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम है लाइपेज और एंट्रोकाइनेज, ये सब एंजाइम सेक्रेट होते हैं। और इंसुलिन का भी, तो ये है अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन का, जो कि डायबिटीज़, अगर इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो तो क्या हो जाता है? डायबिटिक हो जाते हैं। कम से भी होता है और ज़्यादा से भी होता है। ये जो अग्न्याशय होता है, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज, ये एंडो और एक्सो दोनों की प्रॉपर्टी होती है। एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन का मतलब ये है कि इसमें जो एंजाइम या जो भी सिक्रेट होता है वो तुरंत ही किसी भी ग्लैंड के थ्रू नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड में नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कोई किसी पाइप की ज़रूरत नहीं होती है, ग्लैंड के थ्रू होगा और डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। जबकि एक्सो में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। एक पाइप होती है, एक स्पेसिफिक वो होता है, उसके बाद वो प्रभावित अंग तक जाता है, ऑर्गन तक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों तरह का इसमें कैरेक्टर होता है पैंक्रियाज में, एंडो और एक्सो दोनों। एंडोक्राइन से का मतलब ये है कि ये कोई किसी न किसी हार्मोन को सेक्रेट करेगी। एंडोक्राइन का मतलब ये है हार्मोन का भी वो होता है, सिंथेसिस होती है, सिक्रेशन होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और एक्सो का मतलब ये है कि किसी एंजाइम का भी सिक्रेशन हो रहा होगा, एंजाइम। तो इंसुलिन हार्मोन है, डाइजेस्टिव एंजाइम, एंट्रोकाइनेज और लाइपेज वगैरह भी का भी सिक्रेशन होता है यहाँ पर। गैस्ट्रिक रस में कौन सा एंजाइम होता है? गैस्ट्रिक रस कहाँ सिक्रेट हो रहा है? स्टमक में हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन लगभग हो जाता है। एमाइलेज एंजाइम सिक्रेट होता है। एमाइलेज एंजाइम आपका टंग में भी होता है, टंग में भी एमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है। एमाइल का मतलब होता है स्टार्च, और इसी को पहले टाइलिन एंजाइम कहा जाता था। पी साइलेंट है टाइलिन। तो ये पहले एमाइलेज को ही टाइलिन कहा जाता था। इसी का सिक्रेशन होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए, और ये गैस्ट्रिक जूस में भी होता है। लार का पीएच कितना होता है? लार का पीएच कितना होता है? लार क्या है? एसिडिक है, बेसिक, 7 से कम है, एसिडिक मीडियम है। पीएच है कितना? 6.8। ट्रिप्सिन किसके लिए हेल्पफुल होता है? ये होता है ट्रिप्सिन किसको पचाने में सहायक होता है? तो ये होता है एमाइलेज, प्रोटीन के लिए होता है ट्रिप्सिन, वसा फाइबर। आंतों की दीवारों में पाए जाने वाले झाइयों, विलाई को क्या कहते हैं?
क्या कार्य होता है? जो आंतों की दीवार होते हैं जैसे जैसे रसांकुर इनको कहा जाता है हिंदी में, ये होते हैं विलाई। ये विलाई क्या करते हैं कि जो क्षेत्रफल है, एरिया है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, दूरी बढ़ाते हैं। अगर क्षेत्रफल नहीं तो इतने पेट में इतने कम जगह में कहाँ कैसे अच्छे से पाचन हो पाएगा। तो ये जो होते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, ये इसको एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ये भोजन को क्या करते हैं, और जो जितना ज़्यादा जो है एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा इनका क्या होगा, अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। तो इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देने के लिए, अवशोषण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, कोलन का मुख्य कार्य क्या होता है? कोलन का मुख्य कार्य है प्रोटीन पाचन, पानी का अवशोषण और वसा का। तो ये लास्ट पार्ट है कोलन। तो इसमें कोलन में क्या ही होगा, कोलन में ये है नस, ये कोलन में प्रोटीन का पाचन तो होना नहीं है, वसा स्टार्च सब कुछ पच चुका है। अब यहाँ पर पानी का खाली ज़्यादा से ज़्यादा पानी का अवशोषण हो जाए और क्या हो जाए, फिर जो स्टूल है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए। आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं। लैक्टोज असहिष्णुता, लैक्टोज इंटॉलरेंस किस एंजाइम की कमी से होता है? लैक्टोज असहिष्णुता किस एंजाइम से होगा? तो लैक्टोज से ही, माल्टेज तो सुक्रेट ये से ही होगा, लैक्टेज से ही होगा, इंटॉलरेंस लैक्टेज से ही होगा। भोजन की गतिशीलता, भोजन की जो जैसे स्टमक में आया, मुंह से यहाँ पर आ गया, स्टमक के बाद आगे बढ़ना है कि नहीं, स्टमक में किस तरह से इसको गति करनी है। तो इस सब के लिए एक हार्मोन है, इसका नाम होता है मोटिलिन। मोटिलिन जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है इसके मूवमेंट के लिए, भोजन का मूवमेंट। तो यहाँ जरूरी थोड़ी कि स्टमक में रहे और स्टमक से आगे ना बढ़े, तो इसके लिए भी हार्मोन काम करता है, भाई आगे बढ़ो तभी बाकी एंजाइम मिलेंगे और बाकी फिर छोटी आंत में जाना है और फिर उससे आगे बढ़ना है। तो ये सारे हार्मोन मोटिलिन हार्मोन पर काम करते हैं। और यहाँ पर स्टमक में एक गति होती है, क्रमाकुंचन गति जो पेरिस्टाल्सिस होता है वो इस तरह की गति होती है। मतलब ऐसे पहले यहाँ आएगा भोजन, फिर यहाँ आएगा, फिर इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे थोड़ा। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका यहाँ पे डाइजेशन भी हो जाता है और वो पिसा जाता है, और भी ज़्यादा पिसा जाता है इस तरह की गति होने से। तो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, मोटिलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंट्रोगेस्ट्रोन किस पर अवरोधक प्रभाव डालता है? भोजन की गतिशीलता मोटिलिन से प्रभावित होता है। आगे की तरफ, एंट्रोगेस्ट्रोन किस पर अवरोधक प्रभाव डालता है? तो गैस्ट्रिन आमाशय की गति पर प्रभाव डालता है, आमाशय की जो गति है उस पर प्रभाव डालता है, और अवरोधक प्रभाव उसको कम करता है एंट्रोगेस्ट्रिन। कि बस हो गया भाई, आगे बढ़ाओ। सिक्रेटिन हार्मोन किस अंग को प्रभावित करता है? सिक्रेटिन हार्मोन आग्नेयाशय को प्रभावित करता है। सिक्रेटिन हार्मोन किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो है आग्नेयाशय, पैंक्रियाज, जो कि है मिक्स्ड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि लार स्रावित करती है? तो जो लार है, हमारे यहाँ पर भी 3 तरह की ग्रंथि होती है, और एक होती है पैरोटिड होती है बड़ी वाली, और यहीं ग्लैंड्स के स्वेलिंग से हो जाता है या इन्फेक्शन आ जाता है तो बोलते हैं मम्स हो गया है। ठीक है, जब इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, तो ये यहाँ पे जो ग्रंथियाँ सूज जाती है तो गले में सूजन आ जाती है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, पैरोटिड ग्लैंड स्रावित करती है लार का स्रावण करती है, और लार नहीं होता है एमाइलेज एंजाइम। आगे बढ़ते हैं। आमाशय की दीवार में कौन से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो एक तो म्यूकस होगा, जो कि आमाशय की दीवार में म्यूकस को स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक, पैराइटल होती हैं और मेन होती हैं। तो इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन करेंगी, म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी, और इनकी गति को भी प्रभावित करने वाली होती हैं। तो इस तरह से 3 कोशिकाएं होती हैं, मेन,
पैराइटल म्यूकस। पित्रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता? पित्रस में कौन सा एंजाइम नहीं होगा? तो लाइपेज तो लिपिड का। पित्रस में एंजाइम कहाँ होता है? पित्रस कहाँ से सिक्रीट होता है? ये होता है यकृत से। यकृत में इसका निर्माण होता है, सिक्रेशन होता है, और यहीं पर होती है गगरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये जो भी सिक्रेट करती है यकृत, लीवर, वो सब गॉल ब्लैडर में डाल देती है, और ये होता है पित्रस। पित्रस पित्रस क्या होता है? क्षारीय माध्यम, बेसिक होता है ये। अब ये जो खाना एसिडिक था, HCl से आ गया है, आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये जो पित्रस का इस माध्यम को अब बेसिक बनाना है। बेसिक तो पित्रस क्या है? कोई एंजाइम नहीं हो, इसमें लाइपेज कोई भी नहीं, ट्रिप्सिन, माल्टेज ये सब नहीं होता है, पित्रस। अगला क्वेश्चन, लीवर किस प्रकार का अंग है? लीवर पाचन नहीं करता है। लीवर पाचन नहीं करता है। लीवर क्या करता है? पाचन में सहायता करता है। पित्रस का निर्माण किया और इसमें गॉल ब्लैडर में रख दिया, भाई जब ज़रूरत होगी तो ले लेना, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर ने यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट सहायक है। पैंक्रियाज भी यही काम करता है, डायरेक्ट नहीं सहायता करता है, ये डायरेक्ट इसमें डाल देता है। अब बाकी आगे चलते चले जाता है खाना। तो ये क्या है? लीवर किस प्रकार का अंग है? ये है सहायक अंग है, सहायक ग्रंथि है लीवर क्या करता है? सहायता करता है, सहायक ग्रंथि है। गैस्ट्रिन हार्मोन किस स्राव बढ़ाता है? गैस्ट्रिन हार्मोन, अब गैस्ट्रिन पेट में है, गैस्ट्रिक जूस नहीं होगा तो यहाँ पर जो पाचन है, और यहाँ पे बड़े बड़े पार्ट टूटते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन एक्टिव हो जाएगा, सारे एंजाइम को एक्टिव करेगा, एक्टिव, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। पेप्सिनोजन, पेप्सिन ऐसे करके टूट जाएंगे। तो ये क्या करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाएगा तभी वहाँ पर पाचन शुरू होगा। स्टार्च का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? स्टार्च का पूर्ण पाचन मतलब पूरा डाइजेशन हो चुका है, तो मुख में तो होता नहीं, एमाइलेज सिक्रीट होता है, वो एमाइल को ब्रेक करता है। आमाशय में, ड्यूडेनम में, लास्ट में इलियम तक पहुँचते पहुँचते ही इसका पाचन हो जाता है। तो इलियम तक पहुँचते पहुँचते इसका पाचन हो जाता है, किसका? स्टार्च का। तो इलियम का पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन, पूरा सारा टूट जाता है और ग्लूकोज लेवल में आ जाता है। लीवर द्वारा उत्पादित पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? तो अभी हमने देखा, कितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, ये पित्ताशय में होता है। मानव पाचन तंत्र में भोजन सबसे पहले किस भाग में आता है? तो सबसे पहले हम लोग मुख में ही लेते हैं पाचन, ये लिप्स है, लिप्स इसके सहायता करता है भोजन को अंदर लेने में। फिर दांत है, दांत से क्या हो जाता है? पिसाई होती है, दांत है, और यहीं पर है जीभ, जीभ में टाइलिन एंजाइम निकलता है, और जो लार रस होता है, लार रस में एमाइलेज भी है। लार रस पूरे को पानी पानी वाटरी भी है, इसको क्या करता है? लुगदी रूप में करता है, इसको इधर उधर कि यहाँ ले जाता है, इस दांत के पास ले जाएगा, इस दांत के पास, अलग अलग जगह पहुँचाता है और उसको लुगदी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर जो भी एंजाइम वगैरह आ गए हैं उनको किल करता है, नॉट एंजाइम, बैक्टीरिया वगैरह या ख़राब चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल है तो यही किल कर देता है उसको। तो और एसिडिक मीडियम भी होता है इसका। तो इस तरह से देखते हैं कि मुख में किस चीज़ का होता है? लार रस का पाचन शुरू हो जाता है यहाँ पर। पेप्सिन कौन से पीएच पर कार्य करता है? पेप्सिन मीडियम किस पीएच पर काम करता है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय में ही काम करेगा। HCl यहाँ पर सिक्रेट हो रहा है इसीलिए, क्योंकि कुछ एंजाइम्स को मीडियम एसिडिक चाहिए, तो पेप्सिन यहाँ पर हो जाता है, पेप्सिन यहाँ पर काम करता है, तो इसको एसिडिक मीडियम की ज़रूरत रहती है, इसीलिए HCl का सिक्रेशन होता है।
सब कुछ कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, कुछ भी ऐसे नहीं होता है। एसिल का भी सिक्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं हो जाता है कि माध्यम को क्यों बनाना है, क्योंकि बहुत से एंजाइम तभी काम करेंगे जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक हो। जैसे होता है कुछ लोगों को बहुत गर्मी में काम कर लेते हैं, लेकिन किसी को ठंडे की ज़रूरत होती है। ऐसे ही पौधों पर होता है, जब गर्मी आएगी, जैसे गेहूँ है गर्मी में लग पाएगा और धान है वो बरसात में लग पाएगा। तो वो इसलिए क्योंकि उनको इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी चाहिए उसी हिसाब से उनको ग्रोथ होती है, वो अपना वर्क कर पाएंगे। तो लार क्या पूछा, ड्यूडेनम में कौन सा रस नहीं होता? ड्यूडेनम में कौन सा रस नहीं पहुंचता? ड्यूडेनम में लार रस नहीं पहुंचता है। ड्यूडेनम में लार रस स्टमक तक ही रहता है और वहाँ पर भी ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। तो ड्यूडेनम में लार रस नहीं पहुंचता, एज इट इज़ नहीं पहुंचता है। वसा के पाचन के लिए कौन आवश्यक होता है? वसा के पाचन के लिए फैट की। देखिए यहाँ पर स्टमक में कुछ भी पाचन वसा का नहीं हुआ। अब इसके आगे जब आएगा माध्यम बेसिक, अब यहाँ से वसा का पाचन, फैट का पाचन स्टार्ट होता है। तो इसके लिए ज़रूरत होती है पित्त लवण की, जो कि लीवर ने सिक्रेट किया है। इंसानों में पाचन क्रिया में सबसे लंबा चरण कौन? सबसे लंबा तो सबसे छोटी आंत में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारे एंजाइम सिक्रेट होने हैं और यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है, एरिया है। तो सबसे ज़्यादा होता है हर अंग में। आमाशय में भी पाचन होता है, इसके आगे ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम सब में पाचन होता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। सरफेस एरिया भी ज़्यादा रहता है, सारे एंजाइम यहाँ सिक्रेट हुए रहते हैं और उसके बाद अब इनको सबको यहाँ पर मौका मिलता है पाचन का। तो सबसे ज़्यादा जो है छोटी आंत में ही पाचन होता है। इसका राइट आंसर है छोटी आंत। तो इस तरह से हमने लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, इनका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आप श्रेष्ठा देने जा रहे हैं और PMSSB जो स्कीम है उसका एग्ज़ाम में। तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।